छोड़ दिया, बड़े बड़े नेता थे, उनको जब समय पूछा गया भाई अच्छा का क्या मामला, विनय कटियार ने कहा धंधे के दम बराबर चल रहे हैं। हाँ, धंधा कहाँ गायब हो गया और विनय कटियार कहाँ गायब हो गए, दोनों का आता पता नहीं है। मस्जिद गिर गई, ओबीसी का 52% आरक्षण खत्म हो गया, आज मंदिर बन रहा है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि घंटा बजाने के लिए ओबीसी को नहीं रखेंगे, रखा गया प्रश्न में घंटा बजा। मतलब ये आंदोलन क्या हो गया, दलित आंदोलन। 3.5% लोग कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, उनको लगा कि इकट्ठा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा इस मूवमेंट को दलित मूवमेंट घोषित कर। अब जो लोग दलित नहीं थे, उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। पेरियार दलित नहीं थे, उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा दलित नहीं थे, उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। जब में जाकर अपने दिमाग का इलाज तो करवा लिए, लेकिन घर की महिला को हॉस्पिटल में ले रही है तो उसके दिमाग का इलाज हुआ नहीं, और उसके दिमाग का इलाज हुआ नहीं तो आप। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन। उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग किसको कहा जाता है, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों को कहा जाता है। और अभी हमारे तमाम वक्ता साथी इस बात को कह रहे थे कि देश में जो ओबीसी की संख्या है वो 52% है। 52% का मतलब ये है कि आधे से भी 2% ज्यादा है, क्योंकि आधा 50% होता है। आधे से भी 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या देश में है। देश की आजादी को 75 साल हो, मगर 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। ये बात कोई बोले ना बोले, पूरे भारत में एक आदमी चौधरी विकास पटेल है जो प्रतिदिन इस बात को बोलता है। प्रतिदिन इस बात को मैं क्यों बोलता हूं? प्रतिदिन इस बात को मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब मैं इस बात को बोलता हूं, बहुत सारे हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हमारे पास आए और बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हमको कहने लगे, पटेल जी बहुत दुख होता है। हमने कहा किस बात का दुख होता है? कहा जब आप कहते हो जानवरों की गिनती हो गई तो कुछ हद तक बर्दाश्त होने लायक बात, फिर आप कहते हो कुत्तों की गिनती हो गई तो फिर बर्दाश्त होने लायक बात नहीं है, और जब आप कहते हो हिजड़ों की भी हो गई मगर पिछड़ों की नहीं हुई तो एकदम से बर्दाश्त नहीं होता है और बहुत दुख होता है। आपको ऐसा नहीं कहना। तो हमने कहा दुख होने के लिए ही तो मैं कहता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तुम्हारे दिमाग को दुख पहुंचेगा, तुम्हारे दिल को दुख पहुंचेगा, तो सोचोगे कि आखिर हमारी ये दुर्दशा क्यों है। जैसे आप लोगों के घरों में कभी कभी गाड़ी कुछ दिन तक खड़ी हो जाती है, मान लो 2 महीने तक खड़ी कर दिया, 3 महीने तक खड़ी कर दिया, 4 महीने तक खड़ी कर दिया, तो गाड़ी की जो बैटरी है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। और जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप गाड़ी को सेल्फ लगाते हो मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, तो सेल्फ लगाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते? तो हम लोग अपने आसपास के 2-4 नौजवान लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं भाई गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, थोड़ा धक्का मारो। तो 2-4 नौजवान मिलकर जब धक्का लगा देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ी के अंदर ही सिस्टम है बैटरी को चार्ज करने का। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो गाड़ी बैटरी को चार्ज करती रहती है, दोबारा धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ से ही स्टार्ट होने लगती है। तो जैसे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो स्टार्ट नहीं होती है, वैसे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है इसके सोचने और समझने का जो दिमाग है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए इसको भी धक्का लगाना पड़ा। जब मैं कहता हूं
कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की भी गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, तो धक्का लगता है। और धक्का लगता है तो दिमाग की गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर सोचना शुरू करती है कि जब हमारी आबादी ही आधे से अधिक है, लोकतंत्र में तो संख्या का ही मामला, हमारी आबादी ही आधे से अधिक है, तो आधे से अधिक आबादी होने के बावजूद भी आखिर क्यों जानवरों की गिनती हो गई, क्यों कुत्तों की गिनती हो गई, क्यों हिजड़ों की गिनती हो गई, मगर क्यों पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है? ये धक्का लगता, आदमी सोचना शुरू करता है, और जब सोचना शुरू करता है तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आती है, और वो इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर देता। मैंने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बात और पूछा, हमने कहा क्या आप लोगों को पता है दुनिया में कितने अजूबे? तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमको बताया कि विकास जी दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो हमने कहा 7 ही है? कहा 7 ही है, किताबों में पढ़ा है 7 ही है। तो हमने उनको कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? तो कहा अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? अरे भाई हमने कहा दुनिया के 8वें अजूबे तो खुद हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लोकतंत्र में जिसकी आबादी 52% है, आजादी के 75 साल में वो रोना रो रहा है कि हमारी गिनती नहीं हो रही है, हमारी संख्या 52% है, हमको 52% हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। अरे संख्या आधे से अधिक है और रोना भी हम ही रो रहे, तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम है क्या? दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है, मगर हम ये 8वां अजूबा ज्यादा दिन तक बना रहना नहीं चाहते। 8वें अजूबे हैं, लेकिन ये 8वां अजूबा हम ज्यादा दिन तक बने रहना नहीं चाहते, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चला है कि ओबीसी के जो लोग 8वें अजूबे बने हुए हैं, ये ज्यादा दिन तक 8वें अजूबे ना बने रहे और इनको इस देश में इनके हक अधिकार मिल जाए, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चलाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए देश भर में ओबीसी के लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जागृत करने का काम चल रहा है, संगठित करने का काम चल रहा है, और जागृत और संगठित करने के साथ साथ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का भी काम साथ ही साथ में चल रहा है, क्योंकि ज्यादा दिन तक हम 8वां अजूबा बने रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सारा काम चल रहा है। इसलिए हमारे लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि देश में आजादी का आंदोलन चला, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान हमारे बाप दादा हमारे पुरखों ने किया, मगर आजादी के 75 साल में हमें क्या मिला? आजादी के 75 साल में हमें क्या? इस देश में जितने अधिकार वंचित लोग, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हो, उन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए किया। क्यों किया? समस्याएं उनकी ज्यादा थी, उनको लगा कि अंग्रेजों को खदेड़ो, आजादी हासिल करो, समस्याओं का समाधान ले लो। उनको लगा कि समस्याएं हमारी है, अगर अंग्रेजों को खदेड़ देंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले किसने किया आजादी की लड़ाई में? हमारे पूर्वजों ने किया। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। जब पता किया तो पता चला हो तो झांसी रानी नहीं लड़ी थी, बल्कि वो तो झलकारी बाई लड़ी थी। झांसी की रानी नहीं लड़ी थी, बल्कि झलकारी बाई लड़ी थी। खूब पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे ने कर दिया। और जब वहां गया तो वहां पता चला हो तो धन सिंह कोतवाल जो गुजर थे, उन्होंने वो क्रांति करने का, मेरठ में धन सिंह कोतवाल जो गुजर थे, उन्होंने वो क्रांति करने का काम किया
1857 का। आजादी की लड़ाई भी लड़ी, मगर उस आजादी की लड़ाई में कुछ मिलने का तो छोड़ो, हमारा इतिहास भी दबा दिया गया। हमारे इतिहास के बारे में भी हमको नहीं, तो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार जो हो रहा है पैसों का, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं। पैसों का जो भ्रष्टाचार देश में हो रहा है वो बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन इस देश में इतिहास का जो भ्रष्टाचार हुआ, इतिहास का जो घोटाला हुआ, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है। उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज कोई सर उठाकर जिएगा कि सर झुकाकर जिएगा, उसका इतिहास कैसा लिखा गया है वो तय करता है कि वो सर उठाकर जिएगा या सर झुकाकर जिएगा। अगर आपके पुरखे पूर्वजों के ऊपर 10 गलत बातें लाद दी गई, आपको सर झुका कर, भले आपके पुरखे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर आपके पुरखे पूर्वजों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने ही अपना इतिहास लिख लिया, तो आपने सारी वीर गाथाएं अपने पुरखे पूर्वजों के नाम से जोड़ दिया, तो आप सीना ठोक के कहोगे अरे हमारे ने ऐसा तीर मार दिया। अब तीर मारा दूसरे ने, मगर वो कहते हैं हमारे ने मार दिया। आज जो देश में दिल्ली में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा थे क्या आजादी की लड़ाई? वो लड़ रहे थे क्या आजादी की लड़ाई? आज दिल्ली में बैठकर देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट, लड़ाई में वो नहीं थे जो देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे। लड़ाई हमारे बाप दादाओं ने लड़ी और सर्टिफिकेट वो देने का काम कर। जो देश के नहीं है वो देशभक्ति का और देशद्रोह का सर्टिफिकेट देने का काम कर। और हम हैं इतने महान, हम भी तो महान हैं कि लोकतंत्र में हमारी आबादी 52%, अगर SC ST माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो 85 से 90%। हम इतने बड़े जो इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, हम इतने महान हैं, हम उन्हीं के गुणगान में लगे, हम उन्हीं के गुणगान में लगे रहते। हम कब सोचेंगे, हम कब समझेंगे, हम कब जगेंगे? वो जो कर रहे हैं वो उनका काम। अगर कोई आदमी अपने दुश्मन से भलाई की उम्मीद करे तो उसकी मूर्खता है। दुश्मन की मूर्खता है क्या? दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। दुश्मन का काम आपके साथ अच्छा काम करना नहीं। मगर आप दुश्मन को दुश्मन नहीं मानते हो तो गलती किसकी? जिन्होंने आपके पुरखों को शूद्र बनाया, जिन्होंने आपके पुरखों को अछूत बनाया, जिन्होंने आपके खिलाफ में मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में लिखा कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, आंख से देख ले आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे जीभ काट लेनी चाहिए, बराबर के आसन पर बैठ जाए तो पीछे से मांस काट कर निकाल दे। मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़े में देनी चाहिए कि आधी मजदूरी रास्ते में गिर जाए और आधी ही इनके घर पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शूद्रों को धन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास धन हो जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। तो धन नहीं रखना चाहिए, धन रखने से पाप बढ़ता है। और एक हम लोगों के यहाँ देसी कहावत कि न मरे दे और न मोटाए, न मरने देना है और न मोटा होने देना। अगर हमारे लोग मर जाएंगे उनका काम कौन करे? वो तो कहते न हल चले न चले मुरारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो मुरारी खिलाते हैं कि हम लोग पैदा करके खिलाते हैं? मुरारी नहीं खिलाते हैं, हम लोग पैदा करके खिलाते हैं। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का ओबीसी का कोई काम उनके बगैर तो होता ही। बच्चा पैदा होता है तो नाम भी पूछ के रखते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर अगर बना दिया, लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, लेकिन अगर शादी की तारीख तय करना है तब लड़के की डिग्री फेल, लड़की की डिग्री फेल, माँ की डिग्री फेल, बाप की डिग्री फेल। डिग्री पास किसकी है?
अंगूठा टेक होगा पढ़ने, सारी की डिग्री फेल है। हमने जितना पढ़ाया पैसा लगा करके डिग्री दिया, और भले संस्कृत में पीएचडी हो, उसकी डिग्री फेल है, उसका है, तो ये सारा मुफ्त में होता है। ये तो जिंदा जिंदा वाला बता रहे हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी हर साल का व्यवस्था बना लिया कि यहां जो दोगे पिताजी को ऊपर मिलेगा। एक यादव जी हम लोगों से मिले, बड़े प्रभावित हो गए। हर साल पितरपक्ष में बुलाते थे, देते थे। तो फिर आए पंडित जी को पूछा, पंडित जी क्या क्या चाहिए? पंडित जी ने हर साल की तरीके से लंबी लिस्ट दे दी। यादव जी ने कहा, पंडित जी ठीक है, सारा सामान आपको मिलेगा और एक सामान और ज्यादा आपको देंगे। कहा एक सामान ज्यादा क्या दोगे? कहा इस बार हम सोच रहे हैं मोबाइल भी आपको देंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी चीज आप भेज देते हो, ये मोबाइल तो 100 ग्राम की है, ये भी चली जाएगी। पंडित जी थोड़ा घबराए, बोले यादव जी को क्या हो गया, मोबाइल क्यों देना चाहते हैं? तो पूछा ये मोबाइल क्यों देना चाहते हो? कहा पंडित जी इतना दिन से तुमको खिला रहे हैं, तुम कहते हो ऊपर मिलेगा, मिल रहा नहीं मिल रहा पता नहीं चला। और पता तब चलेगा जब बात होगी, और बात करने के लिए मोबाइल ज्यादा चाहिए, तभी तो बात हो पाएगी। तो इसलिए आपको मोबाइल भी इस बार देने वाला हूं। आप मोबाइल भेजोगे तो हमारी बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा जो तुमको दे रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और अगर नहीं पहुंचा होगा पंडित जी, तो आहिर की लाठी के बारे में जानकारी है, वो तो है ही। तो पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहा यादव जी पुरखे पूर्वजों ने बनाया, खाने कमाने का धंधा बनाया, बाकी कुछ है वही नहीं, कुछ है वही नहीं, बस ऐसे ही कमाने खाने का धंधा है, आज के बाद कभी नहीं आएगा, आज माफ कर। तो जब ओबीसी जागृत हो जाता है तो यही स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जब तक ओबीसी जागृत नहीं है तब तक उसका शोषण हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, कोई हमारे कनपटी पे बंदूक लगा करके ये करवा रहा है, हमारी कनपटी पर बंदूक लगवा करके तो कोई ये नहीं करा रहा। फिर ये कैसे हो रहा है? हमारा ब्रेन वॉश किया है। इसीलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं कि सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी का खराब हुआ है तो ओबीसी के लोगों का दिमाग है। अब दूसरा कोई कहे तो ओबीसी वाले उसको लाठी लेके दौड़ा भी सकते, लेकिन मैं खुद ही ओबीसी और ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुझे तो दौड़ाते नहीं है, मुझे कहते ठीक कह रहे हैं, सही बात कह रहे हो, दिमाग खराब है ओबीसी का। तो ओबीसी का दिमाग सबसे ज्यादा खराब है, और ये खराब पंडित जी लोगों ने किया। अब खराब उन्होंने किया तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? खराब उन्होंने किया तो ठीक करने की जिम्मेदारी जिसका ठीक हो गया है उसका, अपने भाई बंधुओं का ठीक करने की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इतने लोग बैठे होते, कोई कार्यक्रम नहीं है क्यों? ये इलाज करने का एक सेंटर है, ये समझो मिनी अस्पताल खोल दिया गया, चलता फिरता अस्पताल खोल दिया। ये ऑपरेशन शरीर का नहीं करता है, दिमाग का ऑपरेशन करता है, क्योंकि दिमाग में गड़बड़ी है तो दिमाग ठीक करना पड़े। तो दिमाग ठीक करने के लिए इस प्रकार के अधिवेशन हम लोग लगाते रहते हैं। लखनऊ में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने 5 दिन का अधिवेशन लगाया। वो 5 दिन के लिए हॉस्पिटल हो गए कि वहां जाओ, भर्ती हो जाओ, 5 दिन रहो, गारंटी से इलाज पूरा होगा, एकदम ठीक होके निकलोगे। जो भर्ती करवा ले जाएगा उसका पूरा इलाज हो जाएगा और ठीक होकर के ही बाहर आए। हमारे कुछ लोग जो हमारे मीटिंग कार्यक्रमों में आते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। कब दुखी हो जाते हैं? जब उनके यहाँ शादी होती है, वो कहते हैं हम तो पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, लेकिन घर की महिला क्या कहती है? नहीं, हम तो जरूर बुलाएंगे, बगैर पंडित के कैसे होगा? अब घर के मुखिया एक तरफ, महिलाएं साफ कह देती हैं देखो तुमको घर कैसा बनवाना तुम्हारा, तुमको गाड़ी कैसी खरीदनी तुम्हारा काम, तुमको लड़का कैसा ढूंढना तुम्हारा काम, लेकिन शादी कैसे होनी है ये हमारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या दहेज देना है लेना है ये भी तुम्हारा काम है, लेकिन शादी कैसे होनी है ये हमारा काम है। तो हॉस्पिटल में हमारे लोग अकेले अकेले चले आते, महिलाओं को लेके नहीं आते, तो वो
महिलाएं हैं उनका इलाज होता ही नहीं, तो सोचते हमारा तो हो गया, हम उसका ठीक कर ले। वो कहती तुम्हारी सब बात मंजूर है, ये बात मंजूर नहीं, इसके बारे में बात मत करो, बाकी कोई बात करो, सब मंजूर है, मगर इसके बारे में मत बोलो। तो उनको क्या लगता है हम घर के मुखिया है, हमारी बात कैसे नहीं माने? फिर नहीं मानती, फिर आते हैं हमारे पास और कहते पटेल जी क्या कोशिश तो बहुत की है, लेकिन घर की महिलाएं नहीं मानती। तो घर की महिलाएं इसीलिए नहीं मान रही है कि आप हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज तो करवा लिए, लेकिन घर की महिला को हॉस्पिटल में ले नहीं है, तो उसके दिमाग का इलाज हुआ नहीं, और उसके दिमाग का इलाज हुआ नहीं तो आपके सही काम में वो अवरोध पैदा कर दे। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के लोगों का जो दिमाग खराब है उसको ठीक करने का काम करता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल बीमारी हजारों साल से दिमाग में ठूस दिया गया है। जैसे किसी के कनपटी पर कट्टा लगा दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो जो कमजोर दिल का आदमी होता है वो डर जाता है, और फिर वो इतना डर जाता है दोबारा उसको कट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कहना है आपको, क्या करवाना है वो करता है। वैसे ही हजारों साल से डर भी खा दिया गया, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अब बिठा दिया है ना, अब कट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अब वो ऑलरेडी दिमाग में बैठ गया है, और वो जो डर बैठ गया है ये साइकोलॉजिकल बीमारी। साइकोलॉजिकल बीमारी को पागलपन कहते हैं। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पागलपन के शिकार हैं। तो हमारे लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम पागलपन के शिकार लोगों को समझाएंगे तो तुरंत ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। कैसे करने लगे? जो रोड पे पागल टहलते हैं उनको आप पकड़ो तो तुम पागल हो, मानेगा पागल हो? कहता मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम मुझे पागल कह रहे। एक बार पागल खाने में नेहरू जी निरीक्षण करने के लिए, तो पागल खाने के इंचार्ज ने नेहरू को पागलों से मिलवाना शुरू किया, और मिलवाते मिलवाते पागलों से परिचय कराया कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये देश के प्रधानमंत्री। तो उसमें से एक पागल ने जवाब दिया, कहा कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री कहता है। पागल खाने के इंचार्ज ने परिचय कराया कि ये नेहरू जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक पागल ने जवाब दिया, कहा यहां आने वाला हर व्यक्ति ही अपने को प्रधानमंत्री कहता है। तो ऐसे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको लंबे समय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार बनाया गया, वो मानसिक रूप से उस व्यवस्था के शिकार हो गए हैं, तो उसका इलाज मानसिक रूप से ही किया जा सकता है। अगर आप यहाँ स्टेज पे खड़े होकर के कहोगे ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये मत करो, हो सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बल्कि रिएक्ट करेगा और दोबारा देखेगा कि डॉक्टर साहब उधर से आ रहे हैं क्या, तो रास्ता बदल लेगा। डॉक्टर साहब ना मिले यही अच्छा है, नहीं कभी फिर शुरू हो जाए। तो रास्ता क्या? रास्ता ये है कि जैसे मरीज को गोली दिया जाता है, डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो महीने भर की खुराक एक साथ ही ठूस देता है कि भैया खा लो, एक ही बार में ठीक हो जाओ। जब डॉक्टर किसी मरीज को दवा देता है, अगर महीने भर की एक साथ खिला दे तो मरीज मर जाएगा, ठीक होने के बजाय मर जाएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, सुबह खाली पेट एक गोली, नाश्ता करने के बाद 2 गोली, खाना खाने के बाद फिर 1 गोली, और रात में सोते समय खाना खाने के बाद फिर 2 गोली खाए। तो केवल इलाज में वही नहीं है, ये भी इलाज है, इसमें भी आपको गोली का सिद्धांत पकड़ना पड़ेगा। गोली का कि अभी उसका मेंटल लेवल क्या है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, जितना बर्दाश्त कर सकता उतना दवा दो। अब एक साथ ही दे दिया, मंदिर में क्यों जाते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, तो सुनेगा आपकी बात, दूसरे दिन से रास्ता अलग कर लेगा, बोलेगा दोबारा मिलना नहीं चाहिए, ये आदमी तो नास्तिक आदमी, तो दोबारा मिलना ही नहीं चाहिए, मिलेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मिलना नहीं चाहिए दोबारा।
तो बोली तय करना पड़ेगा, कितना बोली देना पड़ेगा, उतना ही बोली देना चाहिए ताकि उसको फायदा हो, रिएक्शन ना हो। अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज करना है, उसका ऑपरेशन करना है और उसको शून्य ना करो और फाड़ दो, इलाज कराएगा, बोलेगा तुम बहुत बड़े सर्जन हो गए अपने घर के, हम चले तुम्हारे पास से, हमको नहीं इलाज करो। लेकिन उसी मरीज को पहले शून्य का इंजेक्शन लगाओ, उसके बाद उसका ऑपरेशन करो, करवाता है। तो हमको अगर लोगों में सुधार लाना है, लोगों में परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन तरीके से लाया जा सकता है, बगैर तरीके के परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। हमको तरीका अपनाना पड़ेगा कि कौन से तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की जरूरत है कि जो मनुस्मृति लिखी गई, वो मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में नहीं, पिछड़े वर्ग के विरोध में। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है उनके विरोध में रहा होगा शेड्यूल कास्ट के लोगों के, हमारे विरोध में थोड़ा ही। ये समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया कि उनके कान में अगर शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला देना चाहिए। अब आप बताओ, शेड्यूल कास्ट के लोग तो गांव के बाहर बसाए गए थे, उनका आना जाना नहीं था मोहल्लों में, तो वो कैसे उनके कान में कैसे पड़ेगा? अरे किसका आना जाना था पंडित जी के यहाँ? अरे यादव जी दूध दही घी पैदा करते थे तो देने जाते थे, कुर्मी जी अनाज पैदा करते थे तो देने जाते थे, मौर्या जी सब्जी भाजी पैदा करते थे वो देने जाते थे, कहार जी पानी भरते थे तो वो जाते थे, कुम्हार जी बर्तन बनाते थे तो वो जाते थे, ये जाते थे। इनके कान में शब्द पढ़ने का डर था। अरे जिनको बाइकाट करके बाहर कर दिया गया, उनके कान में शब्द पढ़ने का चांस ज्यादा नहीं था। कभी कभी पढ़ सकता था मगर ज्यादा चांस नहीं था। ज्यादा चांस इनके कान में ज्ञान का शब्द पढ़ने का था, इनका आना जाना था। तो इनके खिलाफ मनुस्मृति लिखी है। अगर हम ये बात समझ जाए, देश में आज परिवर्तन है। अगर हम पिछड़े वर्ग के लोग ये बात समझ जाए, यही बात ज्योतिबा फुले समझा रहे, यही बात छत्रपति साहू महाराज समझा रहे, और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी समझा रहे। लेकिन बहुत ही चालाकी से जो हमारे पुरखों ने इस आंदोलन को चलाया, ये जो बहुजन आंदोलन है, तो बहुजन आंदोलन माना। अब बहुजन आंदोलन आज की तारीख में क्या माना जाता है? अरे शेड्यूल कास्ट। बहुजन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तथागत। तथागत बुद्ध तो शेड्यूल कास्ट है। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बहुजन शब्द प्रयोग किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उन्होंने संकल्पना दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा। आज कुछ लोग बुद्ध से ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहते हैं, मगर अभी तक दुनिया में बुद्ध के विचारों को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मगर ऐसे कुछ लोग हो गए तो उनका सत्यानाश भी हो गया, घर तो नहीं चलेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही संभव है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? अरे भाई, जिसके घर में चोरी हो उसका भी हित हो, और जिसने चोरी किया उसका भी हित। जिसके घर में डकैती हुई उसका भी हित हो, जिसने डकैती डाला उसका भी हित। ऐसे हो तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर्याप्त है। बहुसंख्यक लोगों का हित हो सकता है, बहुसंख्यक लोग सुखी रह सकते हैं, सारे लोग सुखी नहीं रह सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए तथागत ने कहा बहुजन हिताय बहुजन। ये बहुजन शब्द भी बुद्ध का दिया। और ये जो आंदोलन चला आधुनिक भारत में, ये ज्योतिबा फुले ने चलाया, साहू महाराज ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, पेरियार ने चलाया, ललई सिंह यादव ने चलाया, रामस्वरूप वर्मा ने चलाया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया, आर्य चंद्रापुरी ने चलाया, कर्पूरी ठाकुर ने चलाया, ऐसे तमाम महापुरुषों ने। अगर आप गिनती करोगे ना, इसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के महापुरुष, अगर आप गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा
कि इसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेज के महापुरुष हैं। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेज के महापुरुष हैं ज्यादा, तो आंदोलन क्या होना चाहिए? बहुजन आंदोलन होना चाहिए। लेकिन ये आंदोलन क्या हो गया? दलित आंदोलन। 3.5% लोग कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, उनको लगा कि ये इकट्ठा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा इस मूवमेंट को दलित मूवमेंट घोषित कर दो। अब ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, लेकिन उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। छत्रपति साहू महाराज दलित नहीं थे, मगर उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। पेरिया दलित नहीं थे, मगर उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा दलित नहीं थे, मगर उनका आंदोलन दलित आंदोलन हो गया। और केवल आंदोलन ही नहीं, उनका साहित्य भी दलित साहित्य घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? सोचने का विषय है, समझने का विषय। इसलिए कर दिया गया ताकि बैकवर्ड क्लास का आदमी उधर मुंह उठाकर भी न देखे, उधर निगाह उठाकर भी बैकवर्ड क्लास का आदमी ना देखे, क्योंकि उनको डर है जिस दिन बैकवर्ड क्लास का आदमी शोषणकारी व्यवस्था को समझ लिया, उस दिन इस देश में ये व्यवस्था टिक नहीं पाएगी, अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए बैकवर्ड क्लास का आदमी इस व्यवस्था को नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहा ये दलित आंदोलन है। दलितों तुम कहां जा रहे? तो चमारों का है, तुम कहां जा रहे? अगर कहीं गलती से यादव जी ने, कुर्मी जी ने, मौर्य जी ने जय भीम बोल दिया ना, तो चौराहे से देखता रहे, अरे जय भीम बोल रहा, लग रहा है कि उधर जा रहा है, ठीक मिलता है। चमार हो गए क्या? हमारा आदमी सोच में पड़ जाता था, जय भीम बोलने चमार हो जाते हैं क्या? दूसरे दिन से बोलना ही बंद हो जाए, कौन चमार बने? बोलना ही नहीं है दूसरे दिन से जय भीम, तो बोलना ही बंद कर देता है दूसरे दिन से जय भीम। फिर वो कहता है बाबा साहब ने तुम्हारे लिए कुछ किया क्या? वो भी सीखे, अरे शेड्यूल कास्ट को दे दिया, जितनी संख्या थी उतना दे, तुमको तो कुछ दिया ही है। ओबीसी का आदमी सोचता बात तो सही कह रहा है यार, हमको लग रहा कुछ नहीं दिया, भ्रम में पड़ जाता है, और भ्रम में पड़ के उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं कि भारतीय संविधान में वोट का अधिकार भी जो मिला वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। क्योंकि गांधी जी क्या कह रहे थे गोलमेज सम्मेलन में? जो पढ़े लिखे लोग, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, उनको ही वोट का अधिकार होगा, सबको वोट का अधिकार नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ा और कहा कैसे होगा? हमारे लोगों को तुम हजारों साल से पढ़ने लिखने से रोक कर रखे हो, फिर कह रहे हो पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होगा। हजारों साल से धन रखने से रोक कर रखे हो, फिर कह रहे हो टैक्स देने वालों को वोट का अधिकार होगा। नहीं मानते आपके। अंग्रेज जज थे, एक तरफ बाबा साहब बहस कर रहे थे, दूसरी तरफ गांधी जी बहस कर रहे थे। तो गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अच्छा बताओ, अगर सबको वोट का अधिकार दे दिया जाए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो वोट डालेंगे कैसे? बाबा साहब ने कहा गांधी जी सिंपल है, हमारे लोग पढ़े लिखे जरूर नहीं है, मगर मेहनत तो करके खाते हैं ना, मुफ्तखोर तो है नहीं। और मेहनत करके खाते हैं तो कुदाल का उपयोग करते, फावड़ा का उपयोग करते, हल का उपयोग करते हैं, बैल का उपयोग करते हैं, तमाम प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं। और जिन चीजों का उपयोग करते हैं, गांधी जी अगर उन्हीं को चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो चुनाव चिन्ह देखकर हमारे लोग वोट डाल सकते हैं। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं। इसलिए भारत में लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, और ये लड़ाई जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जीती तो लंदन में भी बहिष्कृत वोट अधिकार नहीं था, आंदोलन चल रहा था वहां बहिष्कृत वोट अधिकार के लिए, सबको वोट का अधिकार मिले, लेकिन वहां भी नहीं था। और जब अंग्रेजों ने लंदन में बहिष्कृत वोट अधिकार लागू करने की कमेटी बनाई तो डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया स्पेशलिस्ट के रूप में, ये इसके स्पेशलिस्ट है। लंदन में भी वोट का अधिकार देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को उस कमेटी ने स्पेशलिस्ट के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर रखा। मगर भारत तो जातियों का देश है, यहाँ तो हर आदमी की औकात जाति से तोली जाती है, विद्वता का कोई मतलब नहीं। तो जाति की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था इस देश में, वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन जो विद्वता बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, उसकी वजह से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से वोट का अधिकार मिला। और वोट का अधिकार मिला तो आज ओबीसी का आदमी सरपंच भी, ब्लॉक प्रमुख भी है,
क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, मुख्यमंत्री भी है, और नरेंद्र मोदी कहीं रहे तो ओबीसी है, देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को भी नंबर नहीं लगता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो नरेंद्र मोदी को भी पंडित जी लोग प्रधानमंत्री बनाने वाले नहीं थे। ये तो इतना बड़ा ओबीसी समाज है, कहा इसको मुखौटा दिखाओ तो ओबीसी का वोट लेके सरकार बनाओ, नहीं तो बनेगी नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी को आगे के तो सबसे बड़ा तो ओबीसी को ये बात समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो ओबीसी के लोग, ओबीसी के बहुत सारे लोग गांधी जी के थे, क्योंकि उनको ये चीजें इतना डिटेल से समझ में नहीं आती। स्वाभाविक बात है, जब आज समझ में नहीं आती तो उस समय कितना समझ में आती रही हो, नहीं समझ में। उनको एक ही धुन सवार थी, देश आजाद हो जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यही बात गांधी नेहरू ने बताया नहीं था, अरे आजादी तो मिलने दो, सब देख लेंगे तो तुम्हारी समस्या है। तो हमारे लोग भी सोचते थे, हमारे लोगों ने गांधी नेहरू के ऊपर विश्वास किया, मगर गांधी नेहरू ने हमारे लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो एक भी बैकवर्ड क्लास के आदमी को संविधान सभा का टिकट देने का काम नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई भी संविधान सभा में लड़नी पड़ी। हालांकि गांधी नेहरू और कांग्रेस के लोग बाबा साहब को कहते थे, अरे तुम्हारा मामला तो हल हो गया ना शेड्यूल कास्ट का, अभी तुम ज्यादा झंझट क्यों बढ़ा रहे हो, आजादी खतरे में पड़ जाएगी, क्यों ज्यादा झंझट आप बढ़ा रहे हैं, जल्दी सब काम करना है। मगर बाबा साहब ने ओबीसी का मुद्दा खड़ा किया और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लाने का काम, लिखने का काम किया। आज अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है तो आर्टिकल 340 की वजह से मिल रहा है। अगर आर्टिकल 340 नहीं होता तो ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं मिलता। 52 का तो दावा ही बहुत बड़ा है, 27 नहीं मिलता। ये 27 भी जो मिल रहा है इसकी जड़ में मंडल कमीशन है, मंडल की जड़ में कालेलकर कमीशन है, और कालेलकर कमीशन की जड़ में आर्टिकल 340 है। और आर्टिकल 340 लिखा जल्दी थी सबको, बाबा साहब ने कहा ठीक है सरकार बनने दो, आयोग का गठन करो। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा देखेंगे हम इसको, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने के लिए बचे ही नहीं, वो जल्दी चले गए। अगर वो होते तो जरूर देखते, क्योंकि बात के तो वो पक्के थे, अगर वो होते तो जरूर देखते, मगर वो थे। सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उनके साथ भी धोखा किया। गांधी जी ने एक जगह लिखा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। इसका मतलब गांधी जी की सफलता का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी, बस एक समय भूल गए। कब भूल गए? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया, तब गांधी जी भूल गए कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात भूल गए। बहुमत सरदार के पक्ष, जेबी कृपलानी नीति का संचालन कर रहे थे। गांधी जी ने जेबी कृपलानी को कहा, कृपलानी चिट्ठी लिखो सरदार को, चिट्ठी लिखो, पर्ची लिखो, दे दो कि नाम अपना वापस ले। जेबी कृपलानी क्या करते? गांधी जी तो बहुत बड़े नेता थे। जेबी कृपलानी को जब गांधी जी ने आदेश दिया तो जेबी कृपलानी ने कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर लिखा सरदार अपना नाम वापस ले। सरदार ने चिट्ठी पढ़ी। सरदार ने भी सोचा होगा कि अगर मैं जेबी कृपलानी के कहने पर वापस ले लेता हूं, लोगों को पता नहीं चलेगा इसके पीछे गांधी जी है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस चिट को गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने उसको देखा, फिर जेबी कृपलानी को दिया, फिर जेबी कृपलानी ने वापस फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। तो सबको पता चल गया कि ये जो हो रहा है सारा, इसके पीछे गांधी जी है, ये सबको पता चला। सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री को। हम लोग जब से छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं, और उसके पहले से ही लोग हल्ला मचा रहे होंगे। जब से नहीं बनाया गया तब से हमारे लोग हल्ला मचा रहे होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये तो सही है, नहीं बनाया गया, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे क्यों नहीं बनाया गया, तब तक समस्या का समाधान कैसे हो? ये
आज तक नहीं सोचा, नहीं क्यों नहीं बनाया गया? तो हम हल्ला मचाते रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी वालों ने भी हमारे सुर में सुर मिलाना शुरू किया, कहा अच्छा वोट बैंक थे तो मिल जाएगा, पूरे देश भर में ये वोट बैंक मिल जाएगा, अपनी तो सरकार बन सकती है इससे। तो बीजेपी वालों ने कहा कांग्रेस वालों ने बहुत गलत किया है सरदार के साथ, हम न्याय करें, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाए, हमारे लोग खुश हो। लेकिन बीजेपी वालों ने सोचा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हम बना भी देंगे तो पटेल को मानने वाला हर आदमी देखने को आएगा नहीं है, उसको पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो वोट कैसे देगा? असली मामला तो वोट लेना है। तो उन्होंने सोचा इसका तरीका निकाला जाए, तो तरीका निकाला कि हर पटेल को मानने वाले आदमी के घर से लोहा ले, तो हर घर से लोहा ले, और हर घर से लोहा लेंगे तो लोहा नहीं था, वोट था। वोट बाद में पड़ा मगर वोट पहले ही ले लिया, तो लोहा नहीं लिया, वोट ले लिया और सरकार बन गई। सरकार बन गई किसके समर्थन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोगों के समर्थन। कांग्रेस को आजादी मिली किसके समर्थन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से। मोदी की सरकार बनी किसके समर्थन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोगों के समर्थन से। और कांग्रेस ने सरदार पटेल के समर्थन से अंग्रेजों को भगाकर सत्ता हासिल किया, सरदार के साथ धोखेबाजी किया, और बीजेपी ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाकर सरदार पटेल के लोगों का समर्थन लेकर के सत्ता हासिल किया और सरदार पटेल के लोगों के साथ धोखा दिया। कौन है सरदार पटेल के लोग? किसान है सरदार पटेल के। जीवन भर किसानों की लड़ाई सरदार पटेल लड़ते रहे। बारडोली सत्याग्रह से लेकर तमाम आंदोलन उन्होंने किया अपने जीवन काल में। उन किसानों के खिलाफ 3 कानून ले आए बीजेपी। जैसे कांग्रेस वाले सरदार पटेल को काम निकलने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। आखिर क्या कमी थी सरदार पटेल में? प्याज में कम नहीं थे नेहरू से, उम्र में कम नहीं थे नेहरू से, पढ़ाई लिखाई में कम नहीं थे नेहरू से, वो बैरिस्टर थे, भी बैरिस्टर थे, और योग्यता में कम नहीं थे नेहरू से। देश की रियासतों को खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन एक कश्मीर की रियासत जो नेहरू के पास में थी, आज तक मामला उलझा हुआ, आज तक उसका हल नहीं। और नेहरू के समय में चीन ने भी कब्जा कर लिया, तो प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, वो सरदार पटेल के पास में थी। सारी योग्यता होने के बावजूद भी नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? जब गांधी जी को ये पूछा गया, क्योंकि लोग बहुत दुखी थे इस बात से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर दूसरे तमाम लोग इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने सवाल खड़ा किया, आखिर ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? तो गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं करते। अब गांधी के जवाब में सवाल है, आखिर नेहरू 2 नंबर का पद स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे? तो उस सवाल का जवाब है क्योंकि नेहरू ब्राह्मण थे और सरदार पटेल ब्राह्मण नहीं थे। नेहरू वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में ऊपर थे, ऊपर होकर वो नीचे का पद स्वीकार नहीं करते। ये गांधी जी का कहना है। अगर ये इतना समझ गए होते तो बीजेपी की सरकार आरएसएस वाली, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, ये तो आरएसएस वाली सरकार। आरएसएस के पंडित जी लोग इसको चला रहे हैं, मोदी नहीं चला रहे हैं, आरएसएस के पंडित जी लोग इसको चला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने नागपुर हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके हम लोग गए थे। वैसे किसी की हिम्मत नहीं है वहां मोर्चा लेकर के जाने की, लेकिन जब हम लोग मोर्चा लेके गए थे तो मुख्यालय में ताला बंद करके गायब हो गए थे लोग। इतनी दहशत थी, सिक्योरिटी लगाने के बाद मुख्यालय में ताला बंद करके गायब हो गए थे। इतनी दहशत थी, दिन भर अरेस्ट किया हमारे लोगों को, और शाम को पुलिस वालों ने हाथ जोड़ दिया, हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्षमता नहीं है, अब जहां कहो आपके अरेस्ट किए हुए लोगों को छोड़ देता हूं, आपका मकसद पूरा हो गया, आंदोलन अब समाप्त करो और लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए। देश की मीडिया न दिखाते हुए दिखाना तो ये बात अगर समझ में आता तो ये गवर्नमेंट नहीं आती, ये नहीं आती तो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून नहीं आते। किसानों से समझौता हुआ एमएसपी गारंटी का कानून देंगे, आज तक नहीं दिए। क्यों देंगे? क्योंकि वो तो आपका ले लिए।
आप ले लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, आपका समर्थन ले लिए और आपके साथ ही अन्याय कर दिया, तो साथियों इस बात को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है कि देश में जो सामाजिक व्यवस्था है और उस सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था बनाई, क्या जाति हमारे बाप दादा ने बनाई, वर्ण हमारे बाप दादा ने बनाई, कुर्मी ने बनाई, मौर्य ने बनाई, गरड़िया ने बनाई, चमार ने बनाई, पासी ने बनाई, धोबी ने बनाई, खटीक ने बनाई, क्या बनाई? नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? दावे के साथ क्यों कह रहा हूं नहीं बनाई? क्योंकि बनाने वाला इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही लाल जूता खाने के लिए नीचे रख ले? बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि लाल जूता खाने के लिए अपने को नीचे रख लेगा। जो ऊपर है सबसे, उसने बनाने का काम किया। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों ने ये बनाने का काम किया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाया, उन्होंने अपना उद्देश्य रखा कि आजाद भारत पर हमको ही कब्जा करना है। तो अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया, देश पर राज करे। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। संख्या हमारी ज्यादा है, संख्या हमारी 52% है और राज होकर SC ST OBC माइनॉरिटी मिला दिया जाए तो 85 से 90% है। मगर राज वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फुले ने जो लड़ाई लड़ी, साहू महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई मानते ही नहीं, जिसकी वजह से आपको अधिकार मिला। आप बताओ, संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ो, समानता का अधिकार पढ़ो, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ो, सारा लिखा हुआ है संविधान में। मगर हमारे लोग संविधान पढ़ेंगे कैसे? इतनी कठिन हिंदी उसमें लिखी हुई है कि हिंदी पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। अंग्रेजी तो जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है उसको हिंदी से ज्यादा आसानी से अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। इतनी कठिन अंग्रेजी लिखी हुई हमारे लोग समझ ना पाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, बोलने सुनने देते। अगर संविधान में नहीं लिखा होता, आर्टिकल 19 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन लेने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लिखा है, ये स्वतंत्रता है। माइनॉरिटीज को उनके हिसाब से उनका जो धर्म है उसको मानने की स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से आयोजन करने की स्वतंत्रता है, सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है। ये लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत करते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि आज से सारे जो सार्वजनिक स्थान है वहां किसी को नहीं रोका जाए, क्योंकि रोका जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही चौदार तालाब का आंदोलन किया था, काला राम मंदिर का आंदोलन किया था, लोगों को नहीं घुसने दिया जाता। आज भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं घुसने दिया गया। एक तरफ हल्ला मचाते रहे, हमने तो बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, और दूसरी तरफ जब मंदिर के गेट पे राष्ट्रपति जी खड़े हो गए, कहा आप देश के राष्ट्रपति होंगे। मंदिर का राष्ट्रपति पंडित जी होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, इधर आपकी एंट्री नहीं। तो हो रहा है साथियों, देश में आज भी हो रहा है, क्योंकि वही लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने पहले मनुस्मृति बनाया था। संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो अधिकार दे दिया, लेकिन अधिकार दे दिया संविधान में, मगर लागू करने वाले लोग तो वही। ओबीसी को भी जो अधिकार है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया। इसकी वजह से है नेहरू ने जब बाबा साहब के कहने पर आयोग नहीं बनाया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पता ही नहीं ओबीसी के लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया उसमें ओबीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ओबीसी के लिए आयोग बनना चाहिए, ये पता ही नहीं। ये बात केवल आर्यल चंद्रापुरी को पता चली। आर्यल चंद्रापुरी बिहार के बड़े नेता थे, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन चलाते थे। वो उनको पता चली, वो बाबा साहब के पास गए और कहा बाबा साहब आप आओ पटना, हम आपकी रैली करवा रहे। तो आर्यल चंद्रापुरी बाबा साहब की रैली पटना में करवा रहे थे। नेहरू के पेट में दर्द हो गया और उस रैली पर पत्थर फेंकवाने का काम किया। तो जब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा होते हैं, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, तो एकता बनती है। किसकी एकता बनती है? जो हजारों साल से शोषित लोग हैं, जो हजारों साल से पीड़ित लोग हैं, जो हजारों साल से उपेक्षित लोग हैं, उनकी एकता बनती है। उस एकता को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं और हम अलग अलग रहते हैं। तो
तो इसकी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण कब मिला? 1992 में जाकर मिला, 1992 में मिला, और 92 में मिला तो क्रिमिनल लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग बनाया कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया उस पर। ओबीसी के साथ अन्याय होता रहा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। पिछड़ों का वोट बटोर लिया मगर कुछ नहीं किया। लेकिन सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर भी लगा दिया कि अब 50% की सीलिंग नहीं। ओबीसी के लिए कई साल तक 50% की सीलिंग, और जब सवर्णों का मामला आया तो 50% की सीलिंग नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान में बाबा साहब ने यह भी लिखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। बराबर कहा? अरे ओबीसी के लिए कह रहे हो 50% की सीलिंग है, इसलिए 27 से ऊपर नहीं मिलेगा, जबकि संख्या हमारी अगर आज गिनती हो जाए तो 60% से ऊपर, और जिनकी संख्या 10% भी नहीं, उनको 10% दे रहे हो, उनके लिए सीलिंग नहीं है 50% की। तो लड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अब जब सीलिंग टूट गई है, अब जब क्राइटेरिया टूट गई है, दायरा खत्म हो गया है 50% आरक्षण का, और बहुत अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहने वाला व्यक्ति, और अच्छी बात है कि ओबीसी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, उसको करना चाहिए। जब सीलिंग टूट गई है तो 52% को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए 29 तारीख को भारत बंद कर रखा। आप सबका भी साथ सहयोग चाहिए। इसके लिए 29 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया। आज की तारीख में निजीकरण कितना बड़े पैमाने पर। मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग खुश हो गए। देश हमारा है तो देश के प्रति सहानुभूति भी हमारी ही रहती है। देश के नाम पर जब कोई मामला खड़ा होता तभी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो आजादी का मामला हो, चाहे आज का मामला हो, चाहे आप लिस्ट निकाल लो बॉर्डर पर मरने वाले सैनिकों की, तो कौन लोग मरते हैं आप उठा कर देखो। जब देश का कोई मामला होता तभी खड़े हो जाते, क्योंकि देश को हमने बनाया है तो देश के प्रति हमारी सहानुभूति है, हमारी भावनाएं हैं, इसलिए हम खड़े हो जाते। कहा देश नहीं बिकने दूंगा तो खड़े हो गए, और जब बन गए तो कहा देश नहीं बचने। पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अब कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। एक संस्थान अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। अब कहावत है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न रहेगा आरक्षण। जब सरकारी विभाग ही खत्म हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो सरकारी विभाग भी खत्म हो रहा है और आरक्षण भी खत्म हो रहा है, और ये देश पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। अच्छा आप बताओ, अगर कोई चीज अडानी को दे दिया जाए, अंबानी को दे दिया जाए, तो अडानी अंबानी तो बिजनेसमैन है ना। कल अगर अमेरिका की कंपनी आए और कहे अडानी आपने इसको 500 करोड़ में खरीदा, हम आपको 2000 करोड़ देते हैं, इसका हमें दे दो, तो बनिया बेचेगा कि नहीं बेचेगा? फायदे मुनाफे का सौदा करेगा कि नहीं करेगा? बनिया का काम है व्यापार करना, मुनाफे का सौदा करना, तो बनिया तो मुनाफे का सौदा करेगा। तो जितना अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, कल कोई अमेरिका की कंपनी खरीद लेगी, कोई रूस की कंपनी खरीद लेगी, कोई ब्रिटेन की कंपनी खरीद लेगी, कोई चीन की कंपनी खरीद लेगी, तो फिर तो बनिया है, उसका काम है व्यवसाय। तो देश के अंदर देश बचेगा? सवाल तो आज ये है, देश के अंदर देश बचेगा? देश के अंदर देश बचे इसका खतरा पैदा है। लेकिन हमें क्या झुंझुना दिया जाए? अरे मुसलमानों से खतरा तो इनसे है जो देश ही नहीं बचने दे रहे, मगर हमें क्या झुंझुना दिया जा रहा है? अरे मुसलमानों से, देश पर मुसलमानों का राज है। एक दिन हमारे कार्यक्रम में एक बजरंग दल का आदमी आ गया, कहने लगा देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमने उसको पूछा आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्री बने? कहा पता नहीं।
हमने कहा उसमें मुसलमान कितने बने, कहा पता नहीं है। हमने कहा गूगल पर सर्च करो कितने प्रधानमंत्री बने, उसमें एक भी मुसलमान का नाम है तो बताओ, कहा एक भी नहीं है। हमने कहा अभी तुमको लगता है कोई प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है मुसलमान, कहा एक भी बनने की लाइन में नहीं है। तो हमने कहा जब अभी तक नहीं बना, आगे भी बनने की लाइन में नहीं है, मुसलमानों का कब्जा कैसे हो जाएगा थोड़ा बताओ। तो मेरा मुंह देख रहा है, क्योंकि बजरंग दल में लोगों को भड़काया जाता है, बाकी कुछ नहीं किया जाता है, तो मुंह देख रहा था मैं। फिर मैंने कहा तुमको पता है नौकरियों पर किसका कब्जा, कहा मुझे नहीं। हमने कहा भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2% मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। अभी 10% और दे दिया, 90% हो जाएगा। हमारा कम हो रहा है, उनका बढ़ रहा है, 90% हो जाएगा। और हम लड़े किससे, मुसलमान से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, संविधान में कोलेजियम शब्द का ही प्रयोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही ऑर्डर कर लिया कि जज की नियुक्ति जज ही करेंगे कोलेजियम सिस्टम। बाबू बनने के लिए मेरिट चाहिए, चपरासी बनने के लिए मेरिट चाहिए, तहसीलदार लेखपाल बनने के लिए मेरिट चाहिए, सेक्रेटरी बनने के लिए मेरिट चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मेरिट नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था, वहां एक ही मेरिट है, तिवारी जी का भतीजा है तो मेरिट है, दुबे जी का भांजा है तो मेरिट वाला। अभी जो EWS की केस गई थी, जो 5 बैठे थे, 5 के 5 ऊपर वाले थे, उसमें बैठों से कोई नहीं था। तो ये इस प्रकार का तंत्र बना हुआ है और इसकी वजह से गलत इंटरप्रिटेशन तमाम बार संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। वहां भी उनका कब्जा। और जो मीडिया है तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आजकल बीजेपी वालों को प्रवक्ता तो ऐसे ही भेज देते हैं, उनको भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टीवी चैनल के एंकर होते हैं वही बीजेपी के प्रवक्ता की तरीके से बोलते हैं। तो बीजेपी वालों को प्रवक्ता भेजने की जरूरत ही नहीं है, खामखा भेजते रहते हैं दिखावा के लिए, मगर टीवी वाले ही मोर्चा संभाले रहते हैं बीजेपी की तरफ। तो ये जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, वहां हर जगह उनका कब्जा है। और हमें क्या कहा, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों। जिसके पास कुछ नहीं है, मान लो आपको ये मोबाइल चाहिए है, हमारे पास लड़ोगे वकील साहब से तो मिलेगा। अरे हमारे पास मोबाइल है तो हमसे लड़ोगे तो मिलेगा भाई, मगर हम इतने साथी, हम कहते वकील साहब से लड़ो। जिन्होंने इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया है वो कह रहे हैं अपने अधिकार के लिए मत लड़ो, मुसलमान से लड़ो। और मुसलमान के पास क्या है, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति और जनजाति से भी ज्यादा खराब हो गई है, अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई है। जिनकी हालत इतना खराब हो गई है उनसे हम 52% ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, तो हमारी कौन सी अच्छी हो जाए। अरे बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा करो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लड़ेंगे, इनके पास कुछ नहीं है तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कब्जा किए हैं उनको पता है अगर ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ने लगेंगे तो इस देश के शासक हो जाएंगे। इसलिए इनको भटका कर रखो, इनको बहका कर रखो। जब मंडल कमीशन का फैसला आया था तब भी हमारे लोगों को भटकाया गया। अरे 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिनल लगा तो संसद घेरना चाहिए था, नहीं घेरना चाहिए था। और अगर संसद घेरा होता तो 52 को 52 मिल गया होता, लेकिन संसद घेरने के बजाय बाबरी मस्जिद घेर लिया। क्यों, क्योंकि पंडित जी लोगों ने बता दिया कि उधर घेरो। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, बड़े बड़े नेता थे। उनको जब उस समय पूछा गया अरे भाई आरक्षण का क्या मामला, विनय कटियार ने कहा डंडे के दम पर आरक्षण ले लेंगे। आज डंडा कहाँ गायब हो गया और विनय कटियार कहाँ गायब हो गए, दोनों का आता पता नहीं है। मस्जिद गिर गई, ओबीसी का 52% आरक्षण खत्म हो गया, आज मंदिर बन रहा है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि घंटा बजाने के लिए भी ओबीसी को नहीं रखेंगे। रखा क्या ट्रस्ट में घंटा बजाने, घंटा बजाने के लिए भी ट्रस्ट में ओबीसी के लोगों को नहीं रह रहे। हमने कहा भाई बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, अरे दूसरे ओबीसी के लोग खराब हो गए। विनय कटियार तो बढ़िया वाले हैं तुम्हारी निगाह में, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले थे, उमा भारती तो बढ़िया वाली थी, रितंबरा तो बढ़िया वाली थी,
हम हिंदू थोड़े हैं। ट्रस्ट में जगह के लिए हिंदू नहीं है, हम तो हिंदू हैं। मुसलमान से लड़ना हो तो बहुत बढ़िया वाले पहले नंबर वाले हिंदू, बीजेपी को वोट देना हो तो भी बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देना है तो भी बढ़िया वाले हिंदू, और अधिकार मांगे तब हिंदू होते ही नहीं, तब तो हिंदू से बाहर, तब राष्ट्रद्रोही। अगर आप कहो तो ओबीसी को 52% हिस्सा मिल रहा है, राष्ट्रद्रोही है, तब तो हिंदू नहीं है। तो ये जो षड्यंत्र है ओबीसी का इस्तेमाल करो, और फिर तो ये जो षड्यंत्र है इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए मैदान में आना पड़ेगा। जो भी इस देश में अधिकार वंचित लोग हैं, केवल ओबीसी अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट भी अधिकार वंचित है। कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जा रहा है, कहीं बारात निकालने में पीट दिया जा रहा है, कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या हो जा रही है। शेड्यूल कास्ट भी मजलूम है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। मुसलमानों की हालत तो इतनी खराब है कि मुसलमान के घर में बिरयानी चाहे जिस चीज की बने, लेकिन वो जो पीटने वाले हैं वो तय कर लेते किस चीज की बनी है और पीट लेते। मुसलमान को नहीं पता किस चीज की बनी है, वही तय कर लेते किस चीज की बनी है, पीट लेते हैं चौराहे पर, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। तो अलग अलग रहेंगे तो पीटते, अलग अलग रहेंगे तो पीटते रहेंगे। अगर एकजुट होंगे, शासक बन जाएंगे तो पिटने का मामला ही खत्म हो जाएगा। तो अगर इस देश को बचाना है, ये लड़ाई केवल इतना नहीं हमको आरक्षण मिल जाए, हमको अधिकार मिल जाए, बल्कि इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत विश्वगुरु रहा, भारत सोने की चिड़िया रहा, और किसी दूसरे ने नहीं बनाया, हमारे पुरखों ने, इन लोगों ने उसको खत्म किया। अगर फिर से भारत को विश्वगुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो भारत की बागडोर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हैं, दूसरे को चलाने के लिए देते, अरे बोलते खराब कर देगा, दूसरे को देंगे चलाने के लिए, खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे देते हैं। इसलिए तो देश का सत्यानाश हो रहा है। इसलिए इस देश के जो असल बासिंदे हैं, इस देश के जो असल वारिस हैं, इस देश के जो असल मूल निवासी हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सृजन किया, जिन्होंने इस देश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, जिन्होंने इस देश को विश्वगुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, आज भी वो लोग इस देश में है। मगर आज वो अधिकार वंचित लोग हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाए, अधिकार संपन्न हो जाएंगे, इस देश को चलाने वाले बन जाएंगे, इस देश को चलाने वाले बनेंगे, तो देश हमारा है, तो हम ही चलाएंगे, तो भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। तो इसलिए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, और ये जो नाइंसाफी का निजाम कायम हुआ है, इस नाइंसाफी के निजाम को ध्वस्त करने के लिए और इंसाफ का निजाम कायम करने, हम किसी ने हमारे ऊपर अन्याय किया, हम उसके ऊपर अन्याय करने की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं जो नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करो और इंसाफ कायम करो। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, और इंसाफ कायम करने के लिए आप लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, भारत मुक्ति मोर्चा का, बहुजन क्रांति मोर्चा का, और इस तरीके के जो तमाम संगठन देश में चल रहे हैं, जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सके, उनके हक अधिकार बचा सके, इस देश को बचा सके, और भारत की जो खोई हुई गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को वापस लाने का काम कर सके। तो इस लड़ाई में साथियों आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी हमको आशा और अपेक्षा है। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।